हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। दोस्तों, हम लोग पवन सीरीज का जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है, इसके अति लघु त्रिप्रश्नों की सीरीज को देख रहे हैं, जो कि पार्ट 4 है। उससे पहले की सीरीज को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, जहां पर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चोरा चोरी की घटना कहाँ हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। यहाँ पे 5 फरवरी दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो 4 फरवरी हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है, नेहरू रिपोर्ट की कोई 2 सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसकी सिफारिशों के बारे में जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी, जिसे 10 अगस्त 1928 की कब तो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत ये रिपोर्ट ब्रिटानी जो सरकार थी, भारतीयों के एक संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया सशक्त प्रत्युत्तर था। उसके बाद देखिए इसकी सिफारिशें क्या थी, उसको देख लेते हैं। तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। सेकंड नंबर पर हो जाता है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में कहाँ पर हुआ था और ये कब घटना घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 का मूल उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। क्वेश्चन है, गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो चोरी चोरा घटना से दुखी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। और देखिए यहाँ पे हो जाता है, क्वेश्चन आपका है कि काकोरी कांड क्या है? तो काकोरी कांड अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। धन के अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया था। यहाँ पे बात करें कि किस डेट में ये हुआ था, तो काकोरी कांड 9 अगस्त कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर, कहां से? तो लखनऊ से कुछ दूरी पर बड़ी, यानी कि वहां पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। तो यही घटना क्या कहलाती थी? तो काकोरी कांड। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, लाहौर कांड से आपका क्या तात्पर्य है? तो भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 23 मार्च 1931 का लाहौर में, यहाँ पे लाहौर है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। लाहौर में इन क्रांतिकारियों को फांसी
दे दी गई। किसमें? तो लाहौर कांड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है साइमन वापस जाओ से क्या अभिप्राय है। तो ये सन 1928 ईस्वी में, और किस डेट में? तो 3 फरवरी। कब? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई, जिसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया। इस समिति में कोई भारतीय नहीं था। इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूस हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौते को समझाएं। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते में कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समक्ष पहुंचा दिया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट कब तय किया गया? तो पूना पैक्ट सितंबर, कितने सितंबर को? तो 24 सितंबर। याद रखिएगा, ये जो डेट हम बताते चलते हैं ये आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए इसके, ठीक है ना। 24 सितंबर हो जाता है। तो 24 सितंबर शाम 5 बजे महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, ठीक है। और क्या कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में तय किया गया था। उसके बाद हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 7 सितंबर। कब? तो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में। अब देख लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि आपकी हो जाती है 1930 से जनवरी 1931 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम बताएं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम हो जाते हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब हो जाते हैं, यानी नरम दल के नेता। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम बताएं। तो इसमें हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल पाल लाल, है ना। तो ये हो जाते हैं गरम दल के नेता। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश कब हुआ? तो इनका जो प्रवेश हो जाता है वो 1886 के समय हो जाता है। प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो वर्ष 1905 गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु। मौसमी पवनें किन्हें कहते हैं? तो मौसमी पवनें जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इन्हें मौसमी पवन कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो धरातल की बनावट हो जाती है, हिमालय पर्वत की स्थिति हो जाती है, समुद्र से दूरी हो जाती है, अक्षांशीय स्थिति अथवा भूमध्य रेखा से दूरी, और मानसूनी पवनें, ये सब हो जाती हैं। समताप रेखा किसे कहते हैं? समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा
मेघालय में चेरापूंजी के निकट मासिमराम के या मासिमग्राम कह सकते हैं होती है, जो 1142 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो जाती है। जलवायु क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। यानी कहते नहीं कि मौसम रोज बदलता है, मौसम कभी कभी तो हर घंटे बदल जाता है, कभी कभी तो अभी सर्दी है तो थोड़ी देर में गर्मी हो जाती है और गर्मी से एकदम से बारिश होने लगती है, तो वो मौसम हो जाता है। उसमें क्या है, अल्पकालिक स्थिति होती है। लेकिन जो जलवायु है तो उसमें पूरे वर्ष में क्या हुआ उसकी जो स्थिति होती है उसको आंका जाता है, तो वो जलवायु कहलाती है, यानी कि दीर्घकालिक अवस्था। और मौसम क्या है, तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। वही कि 2 मिनट में सर्दी पड़ रही है तो 2 मिनट में गर्मी लगने लगती है, फिर उसके बाद बारिश भी कभी कभी ऐसे होने लगती है, धूप निकल रही है बारिश हो रही है ना, या बारिश हो रही है धूप निकल आई, तो इस तरह से ये मौसम हो जाता है। जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु के तत्व हो जाते हैं तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु, वेग, तूफान, ये सब हो जाते हैं। मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो मौसम के तत्व हैं पवने, वायुदाब, सौर विकिरण, वायु का तापमान आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और ये देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 कितना है, तो 32,87,263 हो जाता है। उसके बाद मेघ मोहन रेखा क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर जाने गुजरने वाली सीमा रेखा मेघ मोहन रेखा कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हो जाता है भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है। भारत के धरातल में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, बड़े बड़े मैदान, चौड़े पठार तथा अनेक द्वीप हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत ही नहीं संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट शिखर 8,848 मीटर नेपाल हिमालय में स्थित है। अगर इस पर देखिए डिस्कस की जाए तो आपके यहाँ पे पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा हो जाती है। कौन हो जाती है? तो कंचनजंगा हो जाती है और इसकी ऊंचाई 8,586 इतनी हो जाती है। और ये आपकी क्या हो जाती है? भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और अगर विश्व की बात की जाए भारत तो ये हो जाती है एवरेस्ट 8,848, ये नेपाल में है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों में अंतर आप लोग समझिएगा। दून घाटी कहाँ है? तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं, इसमें एक दून घाटी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हो जाता है सुंदरवन किसे कहते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के यानी नदियां के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन पाए जाते हैं, इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहलाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील हो जाती है, आपका यहाँ पे हो जाता है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज समझ ले, यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर दिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। और देखिए समझ लेते हैं इसको, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग चीजों को समझिएगा। फिर क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे 40% दिए हुए हैं।
लेकिन अगर आंसर की बात की जाए तो ये 37% हो जाता है। इसका अनुमान यह है कि 37% और एक और अनुमान के मुताबिक ये 77% हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह उत्तर में 8 डिग्री 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर हो जाता है। कोयला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कोयला भारत के देखिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है और इसके बाद उड़ीसा हो जाता है। इसके बाद देखिए उड़ीसा का स्थान हो जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ ये हो जाते हैं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये असम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये असम हो जाता है। और डिगबोई असम के तेल यानी असम की तेल की नगरी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में। और तारापुर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है कल्पक्कम में कहाँ स्थापित है? तो यहाँ पे कहाँ नहीं है, क्या स्थापित है, ये हो जाता है क्या स्थापित है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र, और ये चेन्नई के निकट है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। कोटा रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य हो जाता है। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो ये मुंबई हो जाता है। बॉम्बे हाई क्या है? तो खनिज तेल क्षेत्र ये हो जाता है। और तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। और ये पालघर जिले से यानी उसके जिले में स्थित एक शहर है। कहाँ? तो पालघर। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए ये प्रसिद्ध है। झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए। भारत के सबसे अमीर कोयला खानों में से एक के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है ना। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो झारखंड हो जाता है, जो मध्य प्रदेश। ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी झारखंड में तो है ही है और मध्य प्रदेश भी इसके बाद नाम आता है और राजस्थान का भी नाम आता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे देखिए आपका प्रथम स्थान दिए हुए हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो 8वें नंबर पे है। और अगर प्रथम की बात की जाए, देखिए यहाँ पे प्रथम की बात है तो प्रथम स्थान पर चीन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का जो ये सीरीज में है तो ये गलत हो जाता है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है और कोलार जिले में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोलार जिले में ये स्थित है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम खनिज गिब्साइट, बोहेमाइट और डायस्पोर शामिल हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लो अयस्क हो जाता है, जो पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है। देखिए पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी फसलें होती हैं? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आप लोग अच्छे से जानते हैं जायद की फसल कौन सी होती है, तो जैसे खीरा, ककड़ी ये सब हो जाती है जायद की फसल में आती हैं। और रबी चना मसाला जोर गरम, हमने एक ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, तो चना रबी की फसल में चना आता है, ठीक है, मूंग है, मसूर है, ये सब आती हैं। और उसके बाद खरीफ की फसल हो जाती है, इसको भी हमने ट्रिक वाइज आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। उसको आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, जब ट्रिक से आप लोग चीज़ों को समझते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, माइंड में एकदम से सेट हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो जायद की फसल के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि बोए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? तो वर्ष 1951 ईस्वी में पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो सारनाथ संग्रहालय की स्थापना सन 1904 ईस्वी में हुई। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना सन 1874 ईस्वी में की गई। ललित कला अकादमी लखनऊ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसकी स्थापना दृश्य कला में व्यवहारिक कलाओं की गतिविधियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए की गई। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वतःशासी इकाई के रूप में कार्य कर रही है। कुंभ मेला कब लगता है? तो कुंभ मेला प्रत्येक 12वीं वर्ष में लगता है। और इसे भारत में देखिए 4 कुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 कब? तो 1963 13 नवंबर, ठीक है ना। प्रदूषण के प्रकार बताएं तो प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। वायु प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है और रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देती हूँ। जैसे आपका जल प्रदूषण हो जाता है, तो जल प्रदूषण किन कारणों से हो जाता है? जैसे तालाब में जानवरों को नहलाने से हो जाता है, और घरों के जो पानी बहता है उसके झाग, उसमें साबुन यूज़ किया जाता है तो ये नालियों में बहता है और फिर नालियों से बहकर ये तालाबों में मिलता है, तो इससे ये दूषित हो जाता है, कचरा डाला जाता है, तो इन सब चीज़ों से जल दूषित हो जाता है, यानी ये प्रदूषण हो जाता है, जल का प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण, जब तेज़ कोई लाउड स्पीकर से चीखता चिल्लाता है, तेज़ बोलता है, तो वो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है ना। तो इस तरह से ये सब हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण ये हो जाता है कि ज़मीन पर गंदगी की जाती है और ये पॉलीथीन वगैरह ये सब डाली जाती है, इनसे क्या हो जाता है, तो ये मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह से ये सब हो जाते हैं। क्वेश्चन है पर्यावरण का अर्थ बताएं। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला परिवेश या वातावरण है। अगर बात की जाए तो चारों ओर से घेरे हुए, पर्यावरण का मतलब है चारों ओर से घेरे हुए। परि जो हमारे चारों ओर है, परि का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का मतलब होता है, आवरण का देखिए मतलब हो जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो यानी पर्यावरण किससे बना? परि प्लस आवरण से बना है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला परिवेश या वातावरण हो जाता है। पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये आपका आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण के कारकों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है भौतिक कारण और सेकंड नंबर पर हो जाता है अभौतिक कारण। अब भौतिक कारण में क्या क्या आता है ये चीज़ आप लोग समझिएगा। मृदा हो जाता है, जल हो जाता है, वायु, सौर ऊर्जा और तापमान। और अभौतिक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, स्थलाकृति आदि हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।